Today's topic is डेंगू फीवर। इस टॉपिक को स्टार्ट करने से पहले इसका कंटेंट देख लेते हैं। इंट्रोडक्शन, डिस्ट्रीब्यूशन, क्लासिफिकेशन, फेज ऑफ इन्फेक्शन, डेंगू वायरस इन्फेक्शन, ट्रांसमिशन साइकिल ऑफ डेंगू, पैथोजेनेसिस, सिम्टम्स, वार्निंग साइनेजेस, डायग्नोसिस, ट्रीटमेंट, वैक्सीनेशन और लास्ट में हम लोग बात करेंगे प्रिवेंशन के बारे में। सबसे पहले देखते हैं डेंगू का इंट्रोडक्शन। डेंगू जो है वो वायरस से होता है और इस वायरस को अर्बो वायरस कहते हैं। डेंगू जो है वो वेक्टर बॉर्न डिजीज़ होती है। वेक्टर का मतलब जान लेते हैं कि वेक्टर हम किसे कहते हैं। वेक्टर कोई ऑर्गेनिज्म होता है जो कि वायरस को अपने अंदर रखता है और स्प्रेड करता है एक होस्ट से दूसरे होस्ट में। और ये जो वायरस है वो वेक्टर को इन्फेक्शन कॉज नहीं करता है, वो जिस होस्ट में जाता है उस होस्ट में इन्फेक्शन कॉज करता है। डेंगू का जो इन्फेक्शन है वो पूरे साल ट्रांसमिट होता है, कोई इसका स्पेसिफिक सीज़न नहीं है। डेंगू का जो वेक्टर होता है वो एडीज़ मॉस्किटो होता है, एडीज़ इजिप्टी। WHO के अनुसार 2.5 अरब लोग और वर्ल्ड की 2/5 पॉपुलेशन डेंगू से इन्फेक्टेड हो चुकी है और हर साल 5 करोड़ केसेस डेंगू के पूरी दुनिया में देखे जाते हैं। पूरी दुनिया में 100 से भी ज़्यादा कंट्री है जहाँ पे डेंगू एक महामारी है। डेंगू वायरस का जो जीनस होता है वो फ्लेवोवायरस होता है और फैमिली फ्लेवोविरिडी होती है। डेंगू फीवर को ब्रेक बोन फीवर, डेंडी फीवर या फिर हेमोरेजिक फीवर भी कहते हैं। डेंगू जो है वो एडीज़ मॉस्किटो से फैलता है। सौ से भी ज़्यादा ट्रॉपिकल और सब ट्रॉपिकल कंट्री में ये महामारी है। डेंगू फीवर वर्ल्ड में सेकेंड वर्ल्ड वॉर के बाद सर्वव्यापी महामारी हो गया था जो कि साउथ ईस्ट एशिया से स्प्रेड हुआ था। डेंगू फीवर का जो डिस्ट्रीब्यूशन है उसको हम लोग मलेरिया के कंपैरिजन में स्टडी करते हैं। क्लासिफिकेशन के बारे में बात कर लेते हैं। WHO द्वारा 2009 में डेंगू को 2 ग्रुप में बांटा गया था, अनकॉम्प्लिकेटेड फीवर और सीवियर फीवर। अनकॉम्प्लिकेटेड जो फीवर होता है उसमें डेंगू का कोई भी लक्षण दिखाई नहीं देता है जनरली, और अगर कोई लक्षण दिखाई भी देता है तो वो बहुत ही माइल्ड सिम्टम शो करता है। 80% लोगों में कोई भी लक्षण इसके दिखाई नहीं देते हैं। अनकॉम्प्लिकेटेड फीवर में बस 20% लोगों में माइल्ड सिम्टम दिखाई दे सकते हैं। लेकिन जो सीवियर डेंगू फीवर होता है वो घातक कॉम्प्लिकेशन कॉज कर सकता है। ये लाइफ थ्रेटनिंग हो सकता है क्योंकि बहुत तेज़ी के साथ प्लेटलेट काउंट कम होने लगती है और सांस लेने में काफ़ी दिक्कत आने लगती है, और जो है इंटरनल ब्लीडिंग होने लगती है। इंटरनल या फिर एक्सटर्नल ब्लीडिंग भी हो सकती है जिसकी वजह से ऑर्गन डैमेज हो जाता है। अब इसकी डिस्ट्रीब्यूशन के बाद इन्फेक्शन के फेज़ के बारे में बात करेंगे। इन्फेक्शन के फेजेस को 3 फेज़ में डिवाइड किया गया है, फेब्राइल, क्रिटिकल और रिकवरी फेज़। इसमें जो फेब्राइल फेज़ होता है उसमें कुछ सिम्टम दिखाई देते हैं जैसे सडन ऑनसेट ऑफ फीवर। इसमें अचानक से फीवर आता जाता रहता है, काफ़ी हेडेक होता है, मुंह से या फिर नाक से ब्लीडिंग हो सकती है, मसल और जॉइंट पेन हो सकता है, वॉमिटिंग हो सकता है, रैशेज़ हो सकते हैं स्किन पे या फिर डायरिया हो सकता है।
जबकि क्रिटिकल फेज़ में हाइपोटेंशन होता है, प्लूरल इफ्यूजन कॉज कर सकता है, एसाइटिस हो सकता है या फिर गैस्ट्रोइंटेस्टाइनल ब्लीडिंग हो सकती है। और जो लास्ट फेज़ होता है रिकवरी फेज़, उसमें अल्टर्ड लेवल ऑफ कॉन्सिक्वेंसेस होते हैं, सीजर्स आ सकते हैं, जो रैशेस हुए थे वहाँ पे ईचिंग हो सकती है और हार्ट रेट जो है वो स्लो हो सकती है। डेंगू वायरस इन्फेक्शन को मेनली 2 टाइप में बांटा गया है, एसिम्टोमेटिक और सिम्टोमेटिक। एसिम्टोमेटिक मतलब अनकॉम्प्लिकेटेड डेंगू फीवर, जिसमें कोई भी कॉम्प्लिकेशन नहीं होता है, कोई भी लक्षण दिखाई नहीं देते हैं, जो क्लिनिकल फीचर्स होते हैं वो दिखाई नहीं देते हैं, जैसे कि फीवर, नोज़िया, वॉमिटिंग, हेडेक, इस टाइप का कोई भी कॉम्प्लिकेशन या फिर कोई भी सिम्टम, क्लिनिकल सिम्टम दिखाई नहीं देगा। लेकिन जो सिम्टोमेटिक होता है, सिम्टोमेटिक से मतलब ही यही है कि इसमें क्लिनिकल सिम्टम जो है वो दिखाई दे सकते हैं, अनडिफ्रेंशिएटेड फीवर और डेंगू फीवर। और जो डेंगू फीवर है उसको 2 पार्ट में डिवाइड करते हैं, विदाउट हेमरेज और विथ हेमरेज। तो हेमरेज में क्या होता है, जब प्लेटलेट काउंट कम होने लगता है, प्लाज्मा कम होने लगता है, तो ब्लड जो है ब्लड वेसल्स से निकलने लगता है, ब्लीडिंग होने लगती है, इसे हेमरेज कहते हैं। जहाँ ब्लीडिंग होगा वो हेमरेजिक होगा और जहाँ पे नहीं होगी वहाँ पे विदाउट हेमरेज होगा। इसमें जो हेमरेजिक फीवर है उसमें प्लाज्मा लीक भी हो सकता है, जिससे शॉक हो सकता है, शॉक लग सकता है, या फिर शॉक, 2 कंडीशन होती है, या तो फिर शॉक लगेगा या तो फिर शॉक नहीं लगेगा। जो जिसमें शॉक लगता है उसमें जो ब्लड है वो ब्रेन में इंटरनल ब्लीडिंग की वजह से ब्लड क्लॉट हो जाता है और जो भी नर्व सप्लाई है या फिर ब्लड सप्लाई है वो प्रॉपर वे में नहीं हो पाती है। और जैसा कि हमें पता है कि जो हमारा ब्रेन है वो मैक्सिमम ऑक्सीजन सप्लाई रखता है इन कंपैरिजन टू अदर ऑर्गन्स। ट्रांसमिशन की बात कर लेते हैं कि डेंगू वायरस का ट्रांसमिशन कैसे होता है। इसमें क्या होता है कि जो अर्बो वायरस है वो फीमेल एडीज मॉस्किटो में प्रेजेंट होता है, तो जब वो काटता है, मॉस्किटो जब काटता है तो ब्लड में उसका सलाइवा मिक्स हो जाता है और वहाँ पे जो लोकल लिम्फ नोड्स हैं और जो भी वहाँ पे ब्लड सप्लाई है उसके द्वारा जो वायरस है वो मेनली लिवर को डैमेज करता है, या फिर वहाँ जो उसकी साइट होती है वो लिवर होती है। जो वायरस है वो WBC को इन्फेक्ट करता है और अदर लिम्फेटिक टिश्यूज़ को भी इन्फेक्ट करता है। और जब वाइट ब्लड सेल्स में ये ट्रैप हो जाता है, इन्फेक्ट करता है, तो ब्लड स्ट्रीम के थ्रू जो है वो अदर टिश्यूज़ में, अदर बॉडी ऑर्गन्स में भी स्प्रेड हो जाता है, जिससे कि वहाँ पे उस ऑर्गन में डैमेज कॉज करता है। फिर कोई मॉस्किटो आता है और वो जो है इन्फेक्टेड व्यक्ति को बाइट करता है और जब ब्लड सक करता है तो वो वायरस फिर से मॉस्किटो के अंदर चला जाता है और ये जो साइकिल है वो चलती रहती है। जो वायरस की जो साइकिल होती है, जो सेक्सुअल लाइफ साइकिल होती है, वो मॉस्किटो में परफॉर्म होती है, जबकि जो एसेक्सुअल लाइफ साइकिल है वो ह्यूमन में परफॉर्म होती है। इसकी पैथोजेनेसिस यही है, सबसे पहले इन्फेक्शन कॉज करेगा, अर्ली वायरेमिया कॉज करेगा, फिर डिजीज़ होगा। अर्ली वायरेमिया का मतलब होता है लोकलाइज्ड इन्फेक्शन। नेक्स्ट हम लोग डेंगू का क्लिनिकल सिम्टम देख लेते हैं। माइल्ड जब फीवर होता है तो हेडेक होता है, पेन बिहाइंड आइज हो सकता है यानी आंखों के पीछे दर्द हो सकता है, नोज़िया या वॉमिटिंग हो सकता है, हाई फीवर हो सकता है, बॉडी पे रैशेस हो सकते हैं या फिर फ्लू लाइक सिम्टम्स दिखाई दे सकते हैं, जॉइंट्स में या फिर मसल्स में पेन हो सकता है। जब सीवियर डेंगू होता है तो वो शॉक कॉज करेगा ड्यू टू इंटरनल ब्लीडिंग इन द ब्रेन।
सीवियर ब्लीडिंग हो सकती है, सीवियर वॉमिटिंग हो सकती है, पेन हो सकता है इस एब्डोमेन में। ब्लड प्रेशर जो है वो ड्रॉप कर सकता है, क्योंकि अगर कोई इंटरनल ब्लीडिंग हो रही है तो उसमें ब्लड जो है कहीं ना कहीं से लीक हो रहा है बॉडी में, और जो ब्लड प्रेशर है वो ड्रॉप होगा। डिजीनेस हो सकता है, इंसोम्निया हो सकता है। इंसोम्निया मतलब रात में नींद नहीं आती है। हाई फीवर, रेडनेस ऑफ द थ्रोट, पेन इन द बोन, ये सारे जो सिम्टम्स हैं, जैसे कि रैपिड पल्स आ सकती है, रैशेस, हीट यानी फीवर, रेडनेस ऑफ द आई हो सकता है, वॉमिटिंग हो सकती है। अब हम लोग वार्निंग साइनेजेस देख लेते हैं। ये सीवियर डेंगू के वार्निंग साइनेजेस हैं। इसमें एब्डोमिनल पेन हो सकता है, वॉमिटिंग, लिवर इनलार्जमेंट हो सकता है, क्योंकि जो वायरस का अफेक्टिंग साइट है वो लिवर होता है। म्यूकोसल ब्लीडिंग हो सकती है, लो प्लेटलेट काउंट हो सकता है, लेथार्जी हो सकती है। अब बात करते हैं डायग्नोसिस के बारे में। जो क्लिनिकल डायग्नोसिस है वो फिज़िकल एग्जामिनेशन पे बेस्ड होती है। जैसे कि अगर माइल्ड डेंगू के सिम्टम्स हैं तो इस हिसाब से हम डायग्नोस करेंगे, या तो फिर अगर सीवियर डेंगू के सिम्टम्स हैं तो उस हिसाब से डायग्नोसिस बनती है। अब देख लेते हैं डिफरेंशियल डायग्नोसिस के बारे में। डेंगू फीवर और चिकनगुनिया में डिफरेंशिएट करना काफ़ी डिफ़िकल्ट होता है, क्योंकि बहुत सारे जो सिम्टम्स हैं चिकनगुनिया और डेंगू के वो सेम होते हैं। और भी कुछ ऐसी बीमारी हैं जिसके सिम्टम जो हैं वो डेंगू से मैच कर सकते हैं, जैसे कि टाइफॉइड फीवर, मलेरिया। दो मेथड्स होते हैं डिटेक्ट करने को डेंगू वायरस को। वायरस आइसोलेशन कर सकते हैं या फिर वायरस के जीनोम का डिटेक्शन कर सकते हैं, क्योंकि वायरस जो है जब ब्लड स्ट्रीम में जाता है तो वो अपनी कॉपीज़ को रिप्लिकेट करता है। या फिर NS1 डिटेक्शन भी करते हैं। इनडायरेक्ट मेथड में जो है सीरोलॉजी टेस्ट करते हैं, जिसमें IgG और IgM का टेस्ट करते हैं। नेक्स्ट हम बात करते हैं ट्रीटमेंट के बारे में। डेंगू जो होता है वो वायरल डिजीज़ है जो कि वायरस के द्वारा कॉज की जाती है। तो इसमें कोई भी स्पेसिफिक ट्रीटमेंट या फिर इसका स्पेसिफिक क्योर नहीं है, स्पेसिफिक क्योर नहीं है। जो इन्वेस्टिगेशन होता है उसी के हिसाब से इस डिज़ीज़ का जो है ट्रीटमेंट होता है। अगर माइल्ड डेंगू के सिम्टम आते हैं तो उसमें जो है पैरासिटामॉल या फिर पेन किलर्स जो है वो दी जाती हैं। अगर फीवर है एनाल्जेसिक वगैरह इसमें दिया जाता है, या फिर अगर डिहाइड्रेशन है तो उसको प्रिवेंट करने की सलाह दी जाती है। इसमें नॉन स्टेरॉयडल ड्रग्स का भी यूज़ करते हैं, एंटी इन्फ्लामेटरी ड्रग्स का भी यूज़ करते हैं, जैसे कि एस्पिरिन हो गया, आइबुप्रोफेन हो गया। ये जो दोनों दवाएं हैं वो डेंगू फीवर में नहीं दी जाती हैं, क्योंकि ये जो है इंटरनल ब्लीडिंग को बढ़ाने का काम कर सकती है। नेक्स्ट स्लाइड में हम लोग आगे के ट्रीटमेंट के बारे में बात करते हैं। अगर सीवियर डेंगू के फीवर का सिम्टम आ रहा है तो इसमें IV फ्लूइड देते हैं, ब्लड ट्रांसफ्यूजन करते हैं, या फिर अगर ब्लड प्लेटलेट बहुत कम है तो प्लेटलेट्स का ट्रांसफ्यूजन करते हैं, प्लेटलेट चढ़ाते हैं। अब बात करते हैं वैक्सीनेशन के बारे में। डेंगू के लिए कोई भी वैक्सीन नहीं आई है। 5-10 साल में हो सकता है कि आ जाए। वैक्सीन जो है ऐसी खोजी जानी चाहिए जिसमें कि जो इसके 4 सीरोटाइप होते हैं वो वैक्सीन चारों से इम्यूनिटी जो है वो प्रोवाइड कराए।
लैक ऑफ डेंगू एनिमल मॉडल पे बेस्ड होनी चाहिए। ये जो वैक्सीन है वो डायरेक्टली डेंगू वायरस के जो डीएनए क्लोन करने की क्षमता है, रेप्लिकेट करने की क्षमता है, उसको स्टॉप करनी चाहिए। अब बात करते हैं प्रिवेंशन के बारे में। प्रिवेंशन जो है वो बायोलॉजिकल होता है, केमिकल हो सकता है, पर्सनल या फिर इन्वायरमेंटल। सबसे पहले बात करते हैं बायोलॉजिकल प्रिवेंशन के बारे में। मच्छर जो है वो स्टैगनेंट जो वाटर होता है, जो जमा हुआ पानी होता है, उसमें पनपता है। तो आसपास के जो भी ऐसे भरे हुए जगह है जहाँ पे पानी स्टोर हो सकता है, उसे हमेशा साफ़ सफाई रखनी चाहिए। और केमिकल में जो है फॉगिंग वगैरह, जो कीटनाशक का छिड़काव करते हैं, ये सब आस पड़ोस में करवाना चाहिए। पर्सनल में जो है, पर्सनल हाइजीन जो है बहुत सारी बीमारियों को प्रिवेंट करने के काम आता है। मॉस्किटो रिपेलेंट्स का, कॉइल्स का यूज़ करना चाहिए। बहुत बार मॉस्किटो नेट भी लोग यूज़ करते हैं जहाँ पे मच्छर ज़्यादा होते हैं। इन्वायरमेंटल है, रिड्यूस वेक्टर ब्रीडिंग साइट जो है वो रिड्यूस करनी चाहिए। सॉलिड और वेस्ट मैनेजमेंट होना चाहिए। पब्लिक को एजुकेशन होनी चाहिए इन सारी चीज़ों के लिए लेकर के कि इन्वायरमेंट को साफ़ सुथरा रखना है। वाटर का जो कंटेनर है उसे साफ़ सुथरा रखना चाहिए। अगर उसकी नीड नहीं है तो उसको पलट के रखना चाहिए, ताकि उसमें कोई भी पानी जो है वो गंदा पानी वो इकट्ठा ना हो और वहाँ पे जो मॉस्किटो के लार्वा हैं वहाँ पे ना पैदा हों। थैंक यू फॉर वॉचिंग।